हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर पुनः से आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पिछले वीडियोज में संस्कृत जो पढ़ रहे थे क्लास 10 का, उसमें आप लोगों को बताया गया था सूत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों को कुछ सूत्र बताया गया था, तो हम लोग को जो भी सूत्र बचा हुआ है उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो और लेकर के आऊँगा। उसमें पूरे सूत्र को एक बार में आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो लिखा जा रहा है दोस्तों, जो बचे हुए सूत्र है उसको आप लोग जरा समझिएगा। जैसे हमने यहाँ पे एक सूत्र लिखा है जिसको आपको कहा जाता है इनाम विकारः। इनाम विकारः क्या लिखा गया है? इनाम विकारः तृतीया। इनाम विकारः तृतीया। तो पहले तो आपको जो सूत्र लिखा गया है इसका नाम आपको स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हम लोग को सूत्र का नाम नहीं पता होगा दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उदाहरण पूछ देगा कि कौन सूत्र का उदाहरण है, चाहे किस पूछा जाएगा कि इस उदाहरण में कौन सा सूत्र लगेगा, चाहे किस सूत्र का उदाहरण आपको जो भी पूछा जाएगा। तो पहले तो हमने बोला इनाम विकारः। इनाम विकारः तृतीया। इनाम विकारः तृतीया। तो इनाम विकारः तृतीया जो आपको लिखा गया है, तो पहले तो आपको यह समझना है कि इनाम विकारः तृतीया में आपको कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको लिखा गया है तृतीया विभक्ति दोस्तों। तो विकार माने आप लोग समझते होंगे दोष। क्या समझेंगे? दोष। यहाँ पे आप लोग विकार अगर लिखा गया है तो विकार का अर्थ हम लोग यहाँ पे समझेंगे दोष। क्या समझेंगे? दोष। तो दोष कहने का मतलब पहले आप समझिएगा, यहाँ कहता है कि यदि शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में आपको कहता है शरीर के किसी अंग में, शरीर के किसी अंग में दोष का पता चलता है। दोष का पता चलता है। दोष का पता चलता है। शरीर के किसी अंग में दोष का पता चलता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। तो हमने यहाँ पे आपको जो लिखा है पहले उसको आप लोग समझ लीजिए। आपको सूत्र याद होना चाहिए। हमने लिखा इनाम विकारः तृतीया। इनाम विकारः तृतीया। तो आपको शरीर के किसी अंग में यदि दोष का पता चलता है तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसमें आप लोगों को भली भांति पता है कि तृतीया विभक्ति में एन का प्रयोग किया जाता है और करण कारक संबंधित होता है। तो किस कारक से तृतीया विभक्ति? तो करण कारक से। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बोला जाए कि पैर हम लोग दोस्तों इस्तेमाल करते हैं चलने में, और यदि बोला जाए कि पैर में अगर किसी प्रकार का खराबी हो जाता है तो उसको आप लोग बोलते हैं कि लांगड़ हो चुका है पर्सन। यदि आपको बोला जाए कि आँख का इस्तेमाल आप लोग करते हैं देखने में, और यदि एक आँख अगर खराब होगा तो उसको क्या बोलिएगा? आपको अंधा नहीं बोलिएगा, उसको हम लोग काना बोलते हैं। और यदि दोनों आँख खराब हो जाएगा तब उसको अंधा बोलिएगा। तो जब भी कोई अंधा होगा तो दो आँख से होगा। अगर कान बोल रहा है दोस्तों तो एक आँख से होगा। यदि बोल रहा है कि कान से बह रहा है तो कान से बह रहा है, तो कान में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम हुआ, कान में कुछ खराबी हुआ। शरीर के अगर किसी अंग में दोष का पता चलता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं, आप लोग को यहाँ पे इनाम विकारः। क्या बोलेंगे? इनाम विकारः। तो जिस अंग में आपको समस्या आ रहा है, जिस अंग में आपको दोष है, उसी में इस्तेमाल करेंगे हम लोग तृतीया विभक्ति। कहने का मतलब करण कारक, कहने का मतलब एन का प्रयोग करेंगे। इसको उदाहरण से आप लोग भली भांति समझ सकते हैं। जैसे हमने इसका उदाहरण के तौर पर आपको लिखा दोस्तों, जैसे आपको लिखा कि राम पैर से लंगड़ा है। राम पैर से लंगड़ा है। तो पहले तो आप लोग यह समझिए कि शरीर के किसी अंग में दोष का पता चलता है तो उसमें हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो शरीर के कौन सा अंग में दोष का पता चल रहा है दोस्तों? तो पैर में दोष का पता चल रहा है। हम लोग लंगड़ा होता है पैर से, न कि हाथ से। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे इसमें कौन विभक्ति? तृतीया विभक्ति। तो पहले तो यहाँ राम है दोस्तों, तो रामः यूज करेंगे। कुछ ही रामः। तो हमने लिख दिया रामः। पाद मतलब होता है दोस्तों पैर। पाद का अर्थ क्या होता है? पैर। और यहाँ पे आपको लिखा गया तृतीया, तो तृतीया में आप लोग लगाइएगा एन। तो यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पादेन। क्या लिखा? पादेन। यहाँ पे आपको लिख दिया गया सह पादेन। और आप लोग को यहाँ पे लंगड़ा लिखा गया है दोस्तों, तो आपको इसको आप लोग को पता है कि इसका हम लोग लिखते हैं खंज। और यहाँ पे आप लोग प्रयोग करिएगा अस्ति। तो रामः पादेन खंज अस्ति। तो आपको पहले तो यह भी क्वेश्चन दे सकता है कि रामः पादेन खंज अस्ति। तो पादेन में कौन सा विभक्ति है? तो यहाँ पे एन लगा हुआ है। जब एन लगा हुआ है तो तृतीया विभक्ति होगा।
कौन सा सूत्र का इस्तेमाल किया गया है? तो इनाम विकारः तृतीया का इस्तेमाल किया गया है। जैसे इसके साथ हमने सेकंड एग्जाम्पल और लिया, लिखा कि वह, जैसे आपको लिख दिया किसी ने कि वह पैर से लंगड़ा है, लिखा होता वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। तो देख सकते हैं कि आपको शरीर के कौन सा अंग खराब हो रहा है दोस्तों, दोष का पता चल रहा है पैर, तो इसी में आपको लगेगा। शरीर के जिस अंग में आपको कहता है कि खराबी दिखाई दे, दोष दिखाई दे, उसी में लगाएंगे तृतीया। तो वह के क्या लिखिएगा? सह लिखिएगा दोस्तों। पाद माने हमने बोला पैर है, इसमें तृतीया विभक्ति कहने का मतलब एन लगाइएगा। देख सकते हैं तृतीया में एन लगाना है, तो सह पादे लगा के बोलिएगा खंज, क्या खंज, और यहाँ पे हमने लिख दिया अस्थि। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। और यदि आप एग्जाम्पल लिखें, यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल हमने लिखने का कोशिश किया। जैसे कहता है कि मोहन कान से बह रहा है, कान से बह रहा है, कान से बह रहा है। तो देखिए, तो मोहन को आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मोहना, क्या दोस्तों? मोहन। कर्ण मतलब होता है कान, और इसमें लगाइएगा एन, तो सह कर्णेना, सह कर्णेन। बधिरा का अर्थ होता है बहरा, बधिरा मतलब आप लोग लिखते हैं क्या? बहरा। तो सह कर्णेन बधिरा अस्ति। तो इस तरह से आप लोग को इनाम विकारः जो इम्पोर्टेंट है आपको पूछा जाता है। तो इनाम विकारः तृतीया का इस्तेमाल करके आप लोग को इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इनाम विकारः तृतीया में आपको कहा गया है कि शरीर के किसी अंग में दोष का पता चलता है, तो जिस अंग में दोष का पता चलेगा तो उसी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे तृतीया विभक्ति। जैसे हम लोग तो एक पढ़ा था आप लोग सहार्थ्य तृतीया, इसी का आप लोग सूत्र पढ़े थे, तृतीया विभक्ति का ही आप लोग बोला गया था सहार्थ्य तृतीया। क्या पढ़े थे? सहार्थ्य तृतीया, सहार्थ्य तृतीया। तो सहार्थ्य तृतीया या इसी को आप लोग बोले थे दोस्तों सहयुक्ते प्रधाने, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया, सहयुक्ते प्रधाने तृतीया। तो इस तरह से आपको यह भी एग्जाम सूत्र बताया गया था। और एक आप लोग पढ़े थे करने तृतीया, क्या दोस्तों? करने तृतीया मतलब करण कारक में तृतीया विभक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस तरह से आपको इतना याद रखना है। अब यदि हम लोग बात करें तो द्वितीय विभक्ति का भी कुछ हम लोग को सूत्र जैसे दिखता है, तो लिखेगा कर्मणि द्वितीय, कर्मणि द्वितीय। तो कर्मणि द्वितीय आपको बोल रहा है, तो इसका अर्थ बोलिएगा, समझिएगा। कहता है कि कर्म कारक में, इसका मतलब है दोस्तों डायरेक्ट आपको लिखता है कि कर्म कारक में, क्या लिखेंगे? कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पहले तो आपको कर्मणि द्वितीय अगर बोला, तो कर्मणि द्वितीय कहने का मतलब द्वितीय विभक्ति में हम लोग प्रयोग करेंगे कौन कारक? कर्म कारक। जैसे एक छोटा सा उदाहरण के तौर पर आपके सामने लिख दिया गया, ऐसे लिखा कि राम आम को खाता है, आम को खाता है, राम आम को खाता है दोस्तों। या तो हमने एक एग्जाम्पल और लिखा कि राम किताब को पढ़ता है, राम किताब को पढ़ता है, राम किताब को पढ़ता है। तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कर्ता ने कर्म को आप लोग चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ रहता है, तो कर्म का होता है दोस्तों चिन्ह को। तो यहाँ पे आप लोग को द्वितीय विभक्ति में प्रयोग क्या करेंगे? म का इस्तेमाल किया जाता है। तो द्वितीय विभक्ति में हम लोग म का प्रयोग करते हैं, तो इसका आप लोग देखिए, तो आप लोग राम के लिख सकते हैं, यहाँ पे रामा लिखिएगा आसानी पूर्वक। और आम दोस्तों आम्रम होता है, तो आम्रम मतलब आम हो गया, तो आम्र हो गया, और यहाँ पे लगाइएगा आम्रम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है को। तो देख सकते हैं, तो रामा आम्रम, यहाँ पे हमने लिख दिया खादती, क्या लिखा? खादती। उसी प्रकार से आपको लिख सकते हैं रामा, यहाँ पे किसको पढ़ रहा है दोस्तों? तो किताब को पढ़ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं पुस्तकम, क्या लिखिएगा? पुस्तकम, पुस्तकम पठती। तो इस तरह से आप लोग इसका उदाहरण लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे लिखे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको थर्ड सूत्र आपको बोलता है कर क्रिया विशेषणे, क्रिया विशेषणे, क्रिया विशेषणे द्वितीय, क्रिया विशेषणे द्वितीय। तो आपको क्रिया विशेषणे द्वितीय जब लिखा है, तो आपको इसका हिंदी अर्थ समझिए। तो आपको दिया जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण शब्द में, क्या लिखेंगे? क्रिया विशेषण शब्द में, क्रिया विशेषण शब्द में, क्रिया विशेषण शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो क्रिया विशेषण शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो द्वितीया विभक्ति कहने का मतलब दोस्तों आपको क्या, म का इस्तेमाल करेंगे क्रिया विशेषण। तो जो आपको क्रिया की विशेषता शब्द बताएगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्रिया विशेषण। जैसे आप लोग को लिख दिया जाए, यदि जैसे आपको लिखा जाए कि सीता, सीता मधुर गाती है। सीता दोस्तों क्या गाती है, मधुर गाती है। तो सीता मधुर गाती है यदि आपके सामने लिखा है तो पहले तो कैसी गाती है दोस्तों, तो गाने का जो विशेषता है, तो यहाँ सीता क्या गाती है, तो गीत गाती है। तो यहाँ कैसी गा रही है, तो मधुर। तो गाने का इसको विशेषता बता रहा है, तो आपको इसी को बोलेंगे मधुर। आपको क्रिया विशेषण है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको लिखा कि घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो पहले तो बताइए कि दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया, और इसका विशेषता बता रहा है कि तेज, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाता है उसी को बोलते हैं क्या, क्रिया विशेषण बोलेंगे। तो जो क्रिया विशेषण शब्द होगा उसी में लगाएंगे द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति कहने का मतलब उसमें म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीता दोस्तों, तो सीता आप लोग लिख सकते हैं, मधुर लिख दीजिए यहाँ पे पहले। और द्वितीय विभक्ति कहने का मतलब म इस्तेमाल कीजिएगा, तो सीता मधुरम गायती, तो सीता मधुर गाती है। जैसे यहाँ पे आप लोग लिखिएगा अश्व, क्या दोस्तों, अश्व तीव्र मतलब होता है तेज, तीव्र का अर्थ हो गया तेज। और यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाइए क्रिया विशेषण में, तो तीव्रम, और धावती, तीव्रम क्या, धावती। तो इस तरह से आप लोग क्रिया विशेषण शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। आगे यदि आपको बोला जाए तो इसी का एक और सूत्र है जिसको बोलते हैं काला ध्वनो अत्यंते संयोगे द्वितीय। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा। एक और मैं यहीं पे लिख देता हूँ दोस्तों, 4th नंबर पे आपको कहता है काला, यहाँ पे आपको बोलता है, इधर लिख देता हूँ, चलिए यहीं पे लिख दीजिए, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे द्वितीय, काला ध्वनो अत्यंत संयोगे द्वितीय। तो पहले तो यह समझ लीजिए आपको कहता क्या है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कालवाची, कालवाची एवं मार्गवाची, कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में, कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा कि कालवाची और मार्गवाची में क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, तो द्वितीय विभक्ति आपको इसमें टिक आउट कर देना है। एक दो और इसको बचा हुआ जो हम लोग अभी जस्ट करते हैं। तो इसमें आपको एक आपको इम्पोर्टेंट और है जो आपको लिखा जाता है कि अभितः परितः उभयतः सर्वतः योगे द्वितीय। तो अभितः परितः, अभितः परितः, तो अभितः का अर्थ होता है दोनों ओर, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, सर्वतः का अर्थ होता है सभी ओर। और यदि आपको बोला जाए तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय, अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। और उभयतः भी एक शब्द आता है, उसका भी अर्थ होता है दोस्तों दोनों ओर ही होता है। चलिए तो हम लोग इतना में लिख लेते हैं। तो जो आपको लिखा जाए यहाँ पे आप लोग को 5वां नंबर पे मैंने लिखा अभितः, और इसके बाद लिखता है दोस्तों उभयतः, भी यही शब्द है उभयतः। और आप लिख सकते हैं परितः, और हमने यहाँ पे लिखा आप लोग को सर्वतः, सर्वतः योगी द्वितीय, अभितः परितः, अभितः उभयतः परितः सर्वतः योगे द्वितीय। तो इसका सबका पहले अर्थ आप लोग को देखना होगा। तो यहाँ पे आपको कहता है दोस्तों कि अभितः जो लिखा गया है, तो अभितः या लिखिए आप लोग उभयतः। तो अभितः या उभयतः का अर्थ होता है हम लोग को दोनों ओर, क्या होता है, दोनों ओर। अभितः या उभयतः का अर्थ होता है दोनों ओर। आगे हम लोग को लिखा गया है परितः, तो परितः जब लिखा गया है तो इसका अर्थ होता है हम लोग का चारों ओर, क्या होता है, चारों ओर। और यदि आप लोग को लिखा जाए दोस्तों सर्वतः, तो सर्वतः का अर्थ होता है हम लोग का सभी ओर, सभी ओर, या सब ओर बोल सकते हैं,
सभी और या क्या सब और, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग, तो इसमें आपको कहता है इन सभी शब्दों में अगर रहेगा, अगर कहीं लगा हुआ वाक्य में, तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं द्वितीय विभक्ति का। कौन सी विभक्ति का? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण मैं देता हूँ आप लोग को, तो यहाँ पे आप लोग को लिख दिया गया, जैसे समझिएगा, यहाँ पे आप लोग को उदाहरण के तौर पर आपको लिखा गया कि नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर पेड़ है। नदी के दोनों ओर क्या है दोस्तों? पेड़ है। तो पहले तो आपको यहाँ पे लिखा गया है किसके दोनों ओर पेड़ है, तो जिसके दोनों ओर पेड़ रहेगा उसी में लगाएंगे हम लोग द्वितीय विभक्ति। तो किसके दोनों ओर है दोस्तों? नदी के। तो द्वितीय विभक्ति कहने का मतलब म का प्रयोग करेंगे, तो नदी आप लोग लिख दीजिए आराम से, और इसमें लगा दीजिए दोस्तों म, तो हो जाएगा नदी। और दोनों ओर देखिए, तो दोनों ओर जब लिखा गया है तो दोनों ओर का इस्तेमाल कर सकते हैं अभिता या उभयता। तो हमने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों अभिता, आपको लिख दिया गया। तो नदीम अभिता, और यहाँ पेड़ दोनों ओर है तो बहुवचन है, तो वृक्षा, वृक्षो, वृक्षा आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इसको वृक्षा, और बहुत सारा है तो अस्ति, अस्ता, संति चलेगा यहाँ पे। सेकंड उदाहरण हमने लिखा कि सड़क के दोनों ओर, सड़क के दोनों ओर पेड़ है। सड़क के दोनों ओर क्या है दोस्तों? पेड़ है। तो फिर आप देख सकते हैं किसके दोनों ओर है, तो सड़क के, तो जिसके ओर रहेगा उसी में लगा के द्वितीय विभक्ति हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो मार्ग मतलब होगा दोस्तों सड़क हो जाएगा, इसमें लगा दीजिए म, तो मार्गम। यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों ओर का क्या, देखिए यहाँ पे अभिता हमने लिख दिया, या उभयता आप लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वृक्षा लिख सकते हैं, बहुत सारा पेड़ है तो वृक्षा संति, वृक्षा संति। अब अगर हमने बोला कि विद्यालय के चारों ओर, एक उदाहरण और लिख सकते हैं हम लोग। जैसे आप लोग को लिखा जाए विद्यालय के चारों ओर, चारों ओर पेड़ है। विद्यालय के चारों ओर पेड़ है, तो देख सकते हैं तो किसके ओर है, तो विद्यालय की ओर है। तो इसमें हम लोग म का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विद्यालय, तो म लगा दिया हमने। चारों ओर को लिख सकते हैं आप लोग परित, तो परिता हो गया। और वृक्षा फिर लिखिएगा, बहुत सारा है तो, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं संति, तो विद्यालयम परिता वृक्षा संति। एक उदाहरण और आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि गांव के सभी ओर, गांव के सभी ओर, गांव के सभी ओर क्या लिख सकते हैं? मंदिर है, लिख दीजिए, लिखना है तो गांव के सभी ओर क्या है? मंदिर है। मंदिर तो ज़्यादा रहेगा, पेड़ ही लिख लीजिए, उचित रहेगा। गांव के सभी और पेड़ है, तो यहाँ पे आप लोग ग्राम मतलब गांव जानते हैं, यहाँ म का इस्तेमाल कीजिएगा तो ग्रामम, सभी और लिख सकते हैं सर्वतः, ग्रामम सर्वतः वृक्षा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे आप लोग संति। इस तरह से आपका हो जाएगा। एक सूत्र हम लोग का और बच रहा है दोस्तों, जिसमें आप लोग को बोला जाए, जिसको आप लोग बोलते हैं यतश्च। ये भाई इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है। यतश्च निर्धारणे, यतश्च निर्धारणे षष्ठी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी, यतश्च निर्धारणे षष्ठी सप्तमी। तो यतश्च निर्धारणे षष्ठी सप्तमी आपको कहता क्या है? पहले तो इसका अर्थ समझ लीजिए, दो एग्जाम्पल दूंगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो यतश्च निर्धारणे षष्ठी सप्तमी का मतलब होता है दोस्तों कि अनेक व्यक्ति या वस्तु में, अनेक व्यक्ति या वस्तु में अगर किसी एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाए, अनेक व्यक्ति या वस्तु में किसी एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाएगा, तो उसी में हम लोग इस्तेमाल करेंगे षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल करते हैं। इससे आपको सूत्र पूछे या न पूछे, आपको अनुवाद पक्का पूछेगा। चलिए तो इसका हम लोग हिंदी लिख लें पहले। यतश्च निर्धारणे षष्ठी सप्तमी, या तो केवल निर्धारणे षष्ठी सप्तमी आपको मिल जाएगा। तो कहता है इसका मतलब दोस्तों कि अनेक व्यक्ति या वस्तु में, अनेक व्यक्ति या वस्तु में किसी एक को, किसी एक को जब श्रेष्ठ बताया जाए, जब श्रेष्ठ बताया जाए, किसी एक को जब श्रेष्ठ बताया जाए,
तो उसमें आपको लिखता है दोस्तों कि षष्ठी या सप्तमी, तो षष्ठी भी लगा सकते हैं आप, तो सप्तमी भी, दोनों कॉमन आपको कर दिया। षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो पहले तो हमने इसका उदाहरण दिया तो आपको समझ में शायद आ जाए। तो आपको जैसे कहा, जैसे कवियों में बड़ा पॉपुलर उदाहरण है दोस्तों, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास क्या है? श्रेष्ठ है। जैसे आपको लिख दिया नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। जैसे आपको लिख दिया कि पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है। चलिए इस पर हम लोग आते हैं। एक और आप लोग ले लीजिए, कुछ भी बोलिए, तो कुछ भी हम लोग ले लें। विद्यार्थियों में, चाहे छात्रों में राम श्रेष्ठ है। चलिए तो इसी के आधार पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिखता है कि कवियों में श्रेष्ठ किसको बताया जा रहा है? सिर्फ कालिदास को। तो कवि ऐसा थोड़ी है कि एक है। तो आपको इसमें यदि आपको कहता है कि अनेक व्यक्ति का झुंड हो या वस्तु का, जैसे यहाँ पे लिखा गया है नदियों में, तो इसमें किसी एक को बताया जा रहा है जिसको आपको लिखा गया है गंगा। उसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं पर्वतों में यहाँ किसी एक को बताया जा रहा है आप लोग हिमालय। तो इसी में आपको कहता है कि आप या तो इस्तेमाल कीजिए षष्ठी या तो इस्तेमाल कीजिए सप्तमी। और इसका जो हम लोग इस्तेमाल यदि करें दोस्तों, तो इसमें आप लोग को षष्ठी, क्या लिखा हमने? षष्ठी बहुवचन का प्रयोग करते हैं, या तो हम लोग सप्तमी बहुवचन का प्रयोग करेंगे। षष्ठी बहुवचन या तो सप्तमी बहुवचन का आमतौर पर इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। तो षष्ठी बहुवचन में आपको लिखा जाए कि यहाँ पे एक शब्द आपको ध्यान रखना है, नाम। यदि शब्द के अंत में यदि आप नाम लगा रहे हैं तो आपको कहता है कि वह बन जाएगा षष्ठी बहुवचन। और यदि आपको शब्द के अंत में सु लगा रहे दोस्तों, क्या? सु। यदि सु लगा रहे तो यही आपको बन जाएगा सप्तमी बहुवचन। जैसे आप लोग देखते होंगे, मान लिया जाए कि नदी में जोड़ दिया दोस्तों सु तो हो जाएगा नदी सु, कवि में जोड़ दिया सु तो हो जाएगा कवि सु, कवि में जोड़ दिया आपको नाम तो हो जाएगा कवि नाम, नदी में जोड़ दिया तो हो जाएगा नदी नाम। यदि पर्वत है तो पर्वत में जोड़ देगा तो पर्वतेशु हो जाएगा। यदि पर्वत है तो इसमें नाम जोड़ेगा तो पर्वता नाम हो जाएगा। तो हमने बोला आपको सिंपल, आपको आइडिया आपको ध्यान रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यदि शब्द के अंत में नाम का इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको षष्ठी बहुवचन ध्यान रखना है, आंख मूंद के उसको आपको टिक आउट कर सकते हैं। और यदि सप्तमी बहुवचन देखना है तो सु का इस्तेमाल किया जाएगा, या तो आप षष्ठी लगाइए या तो सप्तमी लगाइए। इस आधार पे आप लोग बना सकते हैं, क्योंकि वही लिखा गया है तश्च निर्धारण षष्ठी सप्तमी। चलिए तो इसका हम लोग नोट कर लेते हैं। तो कवियों में देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है सप्तमी अधिकरण में पेपर होता है, में पेपर। तो में पेपर इसका आप लोग चिन्ह जैसे जानते भी हैं। तो कवियों में तो या तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि कवि में सु लगा दीजिए सप्तमी बहुवचन, या तो आप लोग षष्ठी बहुवचन। तो कवि नाम भी लिख सकते हैं, जिसको जो लिखना है जो लिख लीजिए, या तो सप्तमी बहुवचन लगाइए या तो षष्ठी बहुवचन। और दोस्तों यहाँ पे आपको कहता है कालिदास, तो एक ही है तो कालिदास। और आप लोग श्रेष्ठ लिख सकते हैं यहाँ पे, तो श्रेष्ठ। और एक बताया जा रहा है कालिदास के बारे में ही, तो यहाँ पे हम लोग अस्थि लिख दिया। उसी प्रकार से यदि आपको नदियों में लिखा गया तो नदी आप लोग पहले लिख दीजिए, और इसमें या तो आपको सप्तमी बहुवचन में लिखिए तो सु लगाइए, या तो आपको दिल करे तो आप लोग नाम लगा दीजिए तो आपको हो जाएगा नदी नाम, तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। तो गंगा है तो गंगा लिख देता हूँ दोस्तों। श्रेष्ठ है तो यहाँ पे हमने श्रेष्ठ लिख दिया, और यदि आपको यहाँ अस्थि लगा दिया तो आपको हो गया काम खत्म। एक और आपको लिखा गया है पर्वतों में, तो हमने लिखा है यहाँ पे पर्वत। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिख दिया पर्वत, तो इसमें नाम लगा सकते हैं तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। यदि आप सु लगाइए तो हो जाएगा तो पर्वतेशु हो जाएगा, तो आपको सप्तमी बहुवचन हो जाएगा। और इसमें हमने हिमालय तो हिमालय ही लिखा, और श्रेष्ठ यहाँ पे हो गया आपको दोस्तों, और यहाँ पे आपने लिख दिया अस्थि। तो इस तरह से आपको यह भी बन गया।
यहाँ पे आप लोग छात्रों में राम लिखा गया है तो आप लोग लिख सकते हैं छात्रा नाम, तो या तो षष्ठी बहुवचन लगाइए या तो आप लोग छात्रेषु लिख सकते हैं। तो छात्रा नाम या छात्रेषु, राम तो रामा हो जाएगा दोस्तों, और श्रेष्ठ तो हमने श्रेष्ठ लिख दिया, और इस तरह से आप लोग को अस्ति हो जाएगा। तो हमने आप लोग को सूत्र या जो बोला जाए कि या तो सूत्र या तो इसी को आप लोग विभक्ति का विशेष प्रयोग कहते हैं। तो इस तरह से आपको पाठ समाप्त होता है। तो अगले वीडियोज में हम लोग जब आएंगे दोस्तों तो इसका एक लेक्चर और लेकर आऊंगा, उसमें आपको एक स्थान पे आप लोग को जितना हो सकता है आप लोग वो एक जगह कर दूंगा, तो आप लोग के लिए सहूलियत रहेगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।